नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आज अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की नीतियों की प्राथमिकताएं गिनाई। मोदी सरकार के एजेंडे में महंगाई पहली प्राथमिकता है। खराब मॉनसून से लेकर गरीबी और विकास का जिक्र भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में मौजूद था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस एजेंडे से अच्छे दिन आएंगे? My government will function on the mantra of minimum government, maximum governance. एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास। और खेत को पानी, हर हाथ को हुनर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव के दौरान जिन नारों के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश की थी, उन्हीं नारों को अब सरकार ने अपना एजेंडा बना लिया है। सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर महंगाई है। साथ ही खराब मानसून से निपटने का भी प्लान तैयार किया गया है। हर हाथ को हुनर देने का नया मंत्र तो दिया ही है। 100 नए शहर बनाने के साथ ही गाँव में हर खेत तक पानी पहुँचाने की योजना है। 2022 तक हर परिवार को पक्का मकान, शौचालय और बिजली भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल है। With 3 Ds of democracy, demography and the demand on our side, India is poised to actualize these aspirations. We must rise to the occasion to fulfill these great expectations. महिलाओं को विधायिका में 33% आरक्षण देने, विकास में अल्पसंख्यकों की बराबरी की भागीदारी के साथ ही मदरसों को आधुनिक बनाने पर सरकार का जोर रहेगा। आतंकवाद और नक्सलवाद को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और इसके लिए सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। देश को विकास की पटरी पर दौड़ाने के लिए केंद्र और राज्य की टीम इंडिया की तरह यानी एक भाव से एक लक्ष्य की दिशा में काम करने का प्रयास होगा। The states and the center should function as an organic team India in order to actively engage with the states on national issues. My government will reinvigorate fora like National Development Council and the Interstate Council. अब विरोधी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बातें तो चुनाव के वक्त से ही सुनते आ रहे हैं, होता क्या है वो देखना है। अब राष्ट्रपति के भाषण स्वप्नों और उम्मीदों को उजागर कर रहा था, जो पिछले 3 महीने से ये चल रही है बात। अभी तो शुरुआत ही है, आगे आने वाले समय में ये कितने सपने, कितनी उम्मीदें साकार होती हैं, देखा जाएगा। वही जो यूपीए सरकार की पॉलिसीज हैं, उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपना महामहिम राष्ट्रपति जी का भाषण रहा है, कोई नई बात नहीं थी। इन्होंने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर दी हैं अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, लेकिन अब देखना यह है कि उसको ये इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। विरोधी हमला कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने नौजवानों की अगुवाई में विकास की यात्रा शुरू करने का प्लान तैयार कर लिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एजेंडे की झलक देश के सामने रख दी थी। स्केल, स्किल एंड स्पीड, ये 3 ताकत में हम अगर बल दें, तो अगर चाइना के साथ हमको अगर स्पर्धा करने का हमारे सामने चुनौती है, हम उसको पूरा कर सकते हैं। मोदी सरकार से देश ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं। चुनाव के वक्त मोदी ने जो सपने दिखाए थे, लोगों ने उन सपनों में अपना भविष्य देखा और एनडीए को बम्पर जीत मिली। अब मोदी सरकार के सामने लोगों के सपने को साकार करने की चुनौती है। तो सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी का ये एजेंडा जिसे आज राष्ट्रपति ने रखा सामने, क्या मोदी सरकार के इस एजेंडे से अच्छे दिन आएंगे? इस अहम मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे, लेकिन इसी से जुड़े कुछ और सवाल भी हैं, जैसे कि सामान्य से कम मानसून के एजेंडे को पंचर करेगा। 93% मानसून की जो बात कही जा रही है, कमजोर मानसून रहने की बात, कहीं वो मोदी सरकार के एजेंडे को पंचर तो नहीं कर देगा। इसके साथ ही चुनावी नारे से चुनाव तो जीत लिया, लेकिन अब देश का दिल कैसे जीतेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? इसके अलावा मोदी के एजेंडे का असर कब से दिखना शुरू होगा? इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी होगी लोगों की कि ये बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं, लेकिन इनका असर जमीन पर
असर लोगों के बीच कब दिखना शुरू होगा? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से एमजे अकबर साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। एमजे अकबर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। सभी ये जानना चाहते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपने देश की जनता के सामने रखी हैं। चुनावों में भी इसी तरह के नारे नरेंद्र मोदी के तरफ से लगे थे, लेकिन सवाल ये है कि किस हद तक इससे अच्छे दिन आएंगे और क्या आप इन बड़ी उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि ये कहना कि आपने इन चुनाव में ये बातें कही हैं तो इसलिए आप सरकार में आके ये बातें नहीं कह सकते हैं, इसका लॉजिक मेरे समझ में नहीं आता है। भाई, जो सरकार आती है वो अपने जो आश्वासन देती है लोगों को, उसी के मुद्दे पे तो, उसी के बेसिस पे तो अपनी सरकार चलाएगी ना। हम लोगों को जो अभी वोट दिए हैं, लोगों के साथ गद्दारी तो नहीं करेंगे ना, उनसे ईमानदारी करेंगे। तो ये कहना मैं समझता हूँ कि ज़रा सा बहुत हल्का लगता है। दूसरा, अभी आप भी सुन रहे थे, सबका जी टिप्पणी कर रहे थे, अरे इसमें तो कई बातें हैं जो यूपीए सरकार ने कहा था और ये हुआ था और वो हुआ था। मैं इन सब दिग्गज जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि अगर ये आपका एजेंडा था तो आपने 10 साल में ये सब किया क्यों नहीं किया? क्यों लोगों के साथ धोखा किया? आपने करके दिखा देते तो फिर लोग खुश रहते हैं आपसे। आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आज जो है, और ये भी कहना लेकिन कि ये सिर्फ आपकी एक रिपीट है, वो गलत है। आपको मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं जो मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक बेसिक प्रिंसिपल इस स्पीच का है, इस भाषण का है। वो शायद वो सेंटेंस जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छुप गया है। वहां लिखा हुआ है कि हमारा लक्ष्य जो है अब पॉवर्टी एलिविएशन नहीं है। मैं कोट करता हूं, हमारा लक्ष्य जो है वो पॉवर्टी एलिविएशन नहीं है, अब हो गया है पॉवर्टी एलिमिनेशन। यानी कि हम जो है 1947 से लेके आज तक सिर्फ गरीबी को कम करने की दिशा में चल रहे थे। आज हम उसको नहीं मानते हैं, अब हम गरीबी को पूरी तरह खत्म करने वाले हैं। ठीक है, आपको मैं सिर्फ एक आंकड़ा देना चाहता हूं। आज मान लीजिए 1947 में हमारे देश में, मान लेता हूँ, मे बी आई एम नॉट टोटली एक्यूरेट, 70% जो है लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते थे। आज कोई 32-35% लोग रहते हैं वैसे। यानी कि इतने साल हो गए, नियरली 70 साल हो गए, हमने सिर्फ 35% को नीचे किया है, यानी गरीबी एलिविएशन। ठीक है, आप बता रहे हैं पिछली सरकारों ने गरीबी के फ्रंट पर, बाकी फ्रंट पर क्या कुछ किया और उससे आगे बढ़कर आपकी सरकार अलग क्या करेगी। लेकिन एमजे अकबर साहब, आपने एक सवाल पूछा कांग्रेस पार्टी से, मैं वो लेकर जाना चाहूंगी आगे। कांग्रेस पार्टी से रीता बहुगुणा जोशी जी हमारे साथ मौजूद है। रीता बहुगुणा जोशी जी, इस पूरे एजेंडे में सबसे बड़ी बात है महंगाई, जो प्राथमिकता सरकार ने रखी है। और अभी अकबर साहब ये पूछ रहे हैं कि आपने भी बड़े बड़े वादे किए थे, अब आप लोग कह रहे हैं कि ये जुमलेबाजी इसमें हो रही है। कुछ कांग्रेसी नेताओं की तरफ से ये बयान आया है, लेकिन आप लोगों के पास भी वक्त था, बड़ी बातें तो आपने कही थी, आप उन्हें पूरा नहीं कर पाए। देखिए, मैं बहुत आदर करती हूँ एमजे अकबर साहब का, बड़े विद्वान हैं, नेहरू परिवार के बहुत करीब भी रहे हैं। मैं 2-3 बातें इनसे कहना चाहूँगी। इस बजट जो इनका भी भाषण हुआ है, मुझे ये बताएं कि इसमें कौन सी नवीनता है। वही सारी बातें जो इस्टेब्लिश पॉलिसीज़ हैं हिंदुस्तान की, जो सरकारें, खासतौर से कांग्रेस की सरकारें कहती आई हैं और प्रयास करती आई हैं, उन्हीं को इन्होंने अडॉप्ट किया है। आप कहते हैं कि हम फेल हुए हैं, लेकिन हम मानते हैं कि कदम बहुत आगे बढ़ा, तभी आज हम 5 सबसे शक्तिशाली राज्यों के साथ और 3 सबसे तेजी से विकसित होने वाले राष्ट्रों में हैं। आपने कहा नई चीज है पॉवर्टी एलिमिनेशन, तो इंदिरा जी का गरीबी हटाओ क्या था? गरीबी हटाओ की अंग्रेजी पॉवर्टी एलिमिनेशन है। और मनरेगा किस लिए आया? मध्याह्न भोजन किस लिए आया? क्यों बच्चों को शिक्षा देने के लिए हमारा सर्व शिक्षा अभियान और फिर शिक्षा का अधिकार कानून आया। पॉवर्टी एलिमिनेट करने के लिए शिक्षा पर जितना ज्यादा बल दिया गया, स्वास्थ्य पे दिया गया। मैं ये मानती हूँ
कि उनका पूरा लाभ जनता तक नहीं पहुंचा। लेकिन 14 करोड़ बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल रहा था। ठीक है, तो रीता बहुगुणा जोशी, बड़ी बात आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं है पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया, और आप ये भी मानते हैं कि मोदी सरकार का ये जो एजेंडा रखा गया है इसमें नई बात कोई नहीं है, ये बात आप कह रही है। मैं इस पर अकबर साहब से उनकी प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन हमारे साथ ठीक है, टेस्ट करना पड़ेगा कि ये जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी होता है। एनसीपी से हमारे साथ नवाब मलिक साहब भी इस चर्चा में मौजूद है। नवाब मलिक साहब, आपको क्या लगता है ये जो एजेंडा देश के सामने रखा गया है, क्या इससे अच्छे दिन आने का जो वादा मोदी सरकार की तरफ से किया गया है, क्या वो पूरा होगा? देखिए, सबसे पहले कुछ चीजें अलग तरह से हुई हैं, उसको समझना पड़ेगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण ये सरकार का कार्यक्रम होता है और उन्होंने आज वो कार्यक्रम देश के सामने रखा। लेकिन एक बड़ी बात उससे ज्यादा हुई कि एक दिन पहले उसी भाषण को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद करने का काम किया। हमें लगता है कि देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं, उनके राइट्स हैं, उनको कहीं ना कहीं डेमोलिश करने की शुरुआत हुई है। लगता है कि देश के 100% जनता ये नहीं कभी भी समझती कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण देश को सरकार के माध्यम से संबोधित किया जाता है। शायद उन्हें डर लग रहा था, इसलिए मोदी जी ने यही भाषण उठाकर पूरी तरह से अपनी भाषा में एक दिन पहले रखा। एक नई प्रथा इस देश में शुरू की गई है। जहां तक इस कार्यक्रम का सवाल है, निश्चित रूप से उन्होंने खुद स्वीकारा है कि पिछली सरकारों ने भी काम किया है, ये भी करना चाहते हैं। जो विकास की गति या जो कार्यक्रम बने, निश्चित रूप से पूरी तरह से वो सभी कार्यक्रमों को समाप्त करेंगे। लगता है कि जो कार्यक्रम देश में है उसको एक फ्रेम करके अपनी भाषा में रखने का काम किया। कुछ नई बातें कही हैं, लेकिन वो आज इनके जरिए होने वाली नहीं, उस पर भी काम पिछली सरकारों ने किया है। बुलेट ट्रेन की उन्होंने बात की होगी, गंगा के बारे में कहा होगा, तो गंगा शुद्धिकरण का कार्यक्रम राजीव गांधी जी के जमाने से शुरू हुआ, पिछली सरकार ने भी उसके ऊपर काम किया। आज मदरसा मॉडर्नाइजेशन की बात उन्होंने कही है, तो ये कार्यक्रम महाराष्ट्र में पहले से लागू है। बहुत सारे अब देखना है कि जो आप भी यही बात कह रहे हैं जो कांग्रेस कह रही है कि क्या वो कार्यक्रम पहले से मौजूद थे, उन पर पिछली सरकारों ने काम किया, उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिन चीजों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं अपनी तरफ से मोदी सरकार, वहां किस तरह की चुनौतियां हैं और कब तक इसका असर दिखना शुरू होगा? जेडीयू से हमारे साथ अली अनवर अंसारी जी मौजूद हैं। अंसारी साहब, ये बातें चुनाव के दौरान कही गई थी, अब सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर इन बातों को सामने रखकर लोगों के बीच उम्मीद जताई है। कितनी सफल होगी सरकार? नेहा जी, देखिए, बड़ी बड़ी बातें कहलवाई हैं राष्ट्रपति जी के मुंह से मोदी जी की सरकार ने। अच्छी बात है, अभी तो हनीमून का पीरियड चल रहा है, अभी तो कोई वैसी नाउमीदी वाली बात नहीं किसी को करनी चाहिए। लेकिन एक छोटी सी बात मैं पूछता हूं कि महंगाई कह रहे हैं पर काबू पाना इनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इधर डीजल का दाम भी बढ़ गया। तो आप ये बताइए कि डीजल का दाम जब बढ़ेगा तो सारे माल की ढुलाई, खाने पीने के सभी सामान की, साग सब्जी से लेकर सारी चीज की ढुलाई उसी से होती है, लोग सफर भी उसी से करते हैं। तो और ये कोई गारंटी भी नहीं है कि ये और नहीं बढ़ेगा। आज 50 पैसा बढ़ा और आगे ज्यादा बढ़ेगा। हाँ। तो क्या इससे कैसे महंगाई पर काबू करेंगे? ठीक है, वाजिब सवाल आपका, मैं इसका जवाब लूंगी। अगर कमजोर मॉनसून होगा तो वो चुनौती और बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे साथ शिवसेना से अनिल देसाई जी भी मौजूद है। अनिल देसाई जी, उम्मीदें और सपने बड़े बड़े पूरे कैसे होंगे? अनिल देसाई जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। नेहा जी, हमारी बात पूरी कर लेने दीजिए बीच में। आज लोकसभा के जॉइंट सत्र में जिस तरह से राष्ट्रपति जी ने मोदी सरकार का एजेंडा रखा, उसका स्वागत देश भर में हो रहा है। और जिसको चुनावी मुद्दे बनाकर आप कह रहे हैं, चुनावी मुद्दे बनाकर जिन चीजों को आगे लाया,
हेलो। चलिए, कुछ परेशानी आ रही है, तकनीकी खराबी आ रही है, तो फिर से संपर्क उनसे साधने की कोशिश करेंगे। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन ब्रेक के उस पार इन्हीं चीज़ों पर बात होगी कि ये बड़ी चुनौतियां हैं। महंगाई को काबू में लाना, मानसून अगर कमजोर है तो फिर आप क्या करेंगे, और तमाम बातें, शौचालय 2022 तक देने की, पक्का घर देने की बात, ये सब पूरा कैसे होगा। गंगा की सफाई, बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे पूरा करेगी सरकार। लेकिन आपको बता दें, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आज के भाषण में मोदी सरकार के आर्थिक एजेंडे को भी रेखांकित किया गया। The government will revive Brand India riding on our strengths of 5 T's: tradition, talent, tourism, trade and technology. अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने को तैयार दिख रही है नरेंद्र मोदी सरकार। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण में इसकी साफ झलक दिखी। मोदी सरकार ने गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू कर अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का संकल्प लिया है। सरकार वैसे सेक्टर में विदेशी निवेश को तरजीह देगी जिनमें रोजगार पैदा करने की क्षमता हो। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश लाने की भी बात कही गई है। काले धन को वापस लाने के लिए एसआईटी बना चुकी सरकार अब विदेशी सरकारों के साथ मिलकर काम करने की बात कह रही है। सागरमाला प्रोजेक्ट के जरिए देश के बंदरगाहों को जोड़ने की भी सरकार की योजना है। इसके अलावा सरकार के एजेंडे में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन चलाने और टूरिस्ट सर्किट का विस्तार भी है। सरकार के एजेंडे में बिजली उत्पादन बढ़ाने और परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। रेलवे की काया पलट की तैयारी में है नरेंद्र मोदी सरकार। रेलवे का आधुनिकीकरण मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। सरकार के एजेंडे में हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कही गई है। इसके लिए डायमंड चतुर्भुज योजना पर काम शुरू होगा। जल्दी खराब हो जाने वाले कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए देश में खास कृषि रेल नेटवर्क की शुरुआत होगी। पहाड़ी इलाकों और पूर्वोत्तर राज्यों में रेल रूट का विस्तार होगा। इस बीच राष्ट्रपति के भाषण से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या रेलवे के निजीकरण की राह पर है सरकार। Lack of robust infrastructure is one of India's major impediments. The government will chalk out an ambitious infrastructure development program to be implemented in the next 10 years. A fast-track investment-friendly and predictable PPP mechanism will be put in place. Modernization and revamping of railways is on top of the infrastructure agenda. E-governance brings empowerment, equity, and efficiency. It has the power to transform people's lives. The backbone of my government, new ways of working, will be a digital India. मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में सूचना क्रांति और तकनीक को भी पूरी तवज्जो दी गई है। इसके तहत हर गांव को ब्रॉडबैंड के जरिए इंटरनेट से जोड़ने की बात कही गई है। अहम जगहों पर वाईफाई सुविधा देने की भी योजना है। हर राज्य में आईआईटी और आईआईएम खोलने पर भी जोर होगा। तो ये आर्थिक एजेंडा आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के माध्यम से मोदी सरकार ने देश के सामने रखा। लेकिन एमजे अकबर साहब, यहाँ पर सवाल ये है, महंगाई जिसको दूर करना आप लोगों ने अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। जैसा अली अंसारी साहब पूछ रहे थे, वो करेंगे कैसे आप, खास तौर पर अब जब कमजोर मानसून की बात की जा रही है और देश की जो कृषि योग्य भूमि है 60% तो मानसून पर ही निर्भर है। आप ज़रा उनको कहिए, आपने 10 साल इंतज़ार किया है, 10 हफ्ते इंतज़ार कर लें तो आपको और पता चल जाएगा। लेकिन कुछ बातें जो मैं अभी सुन रहा हूँ, मैं रीता जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, उनके भी परिवार से मेरे अच्छे रिश्ते रहे हैं और मैंने हेमवती नंदन बहुगुणा जी का स्नेह पाया है, जो अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ मैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप जो है कुछ नई बात नहीं देखते हैं इसमें। मैं तो जहां देखता हूं वहां नई बातें हैं। किसने कहा था कि 100 नए शहर चाहिए हमें? कभी किसी ने कहा था? किसने कहा था ई भाषा की बात? किसने कहा था
कि हम जो है हर खेत में पानी लाएंगे। हाँ, आप कह रहे हैं कि गरीबी की बात इंदिरा जी ने कहा था, जरूर कहा था, लेकिन आज तक गरीबी है। गंगा को साफ करने की बात और लोगों ने भी किया था, नहीं वो ठीक है, लेकिन एमजे अकबर साहब ये कहीं बातों तक ही सीमित ना रह जाए। देखिए मैं फिर से आपको वापस लेकर आना चाहूंगी महंगाई पर, क्योंकि वो एक चीज है जिससे सब लोग बहुत परेशान है। वो जो कंटिजेंसी प्लान की जो बात की जा रही है वो दरअसल है क्या? लोग जानना चाहेंगे उसके बारे में कि ऐसा क्या चीज आप लोगों ने प्लान कर रखी है कि कमजोर मॉनसून के रहते हुए आप महंगाई को नीचे लाने को लेकर आश्वस्त हैं। देखिए, आप सरकार को जरा सा आने तो दीजिए, अभी बजट आ रहा है। अगला जो सेशन होगा वो इकोनॉमिक इश्यूज का ही सेशन माना जाएगा। सरकार अभी तो अपनी नीयत सामने रखी है, ठीक है। अपने प्रोग्राम्स जो है सरकार देगी। ठीक है। मैं तो पार्टी का स्पोक्समैन हूं, मैं सरकार नहीं हूं। ठीक है, लेकिन आपने कहा कि इस चीज को फैक्टर इन किया गया है कि कमजोर मॉनसून तो महंगाई से कैसे निपटे, एक प्लान उसका तैयार किया गया। रीता जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन क्या यहीं पर फर्क आ जाता है यूपीए और वर्तमान मोदी सरकार में कि कम से कम मॉनसून अगर फेल कर जाता है तो एक बैकअप प्लान तैयार है। आप लोगों के वक्त हमें याद है मंत्री लोग जब महंगाई बढ़ रही थी, मॉनसून के खराब हालात थे, तो ये कहा जाता था देखिए बारिश नहीं हो रही है, क्या किया जाए? देखिए आज के अभिभाषण में सबसे दिलचस्प बात जो है और जिस पर गौर करने की जरूरत है कि पूरे चुनाव के दौरान और उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही, मोदी जी ने, कि इनको आपने 60 साल दिए, मुझको 60 महीने दो, यानी 5 साल दो। और जो अभिभाषण होता है, बजट होता है, हमारे जो चुनावी घोषणा पत्र होते हैं, वो 5 साल के लिए अपने प्रोजेक्शंस देते हैं। अब देखिए कोई ना कोई खाना खोजा जा रहा है निकलने का। अब जितना आज अभिभाषण हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, गरीबों को लेकर हो, चाहे वो इंडस्ट्री को लेकर हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, 10 साल दो, घर देंगे 10 साल में, बिजली देंगे 10 साल में, यानी 5 साल को बढ़ा के 10 साल ऑलरेडी कर दिया। अभी 4 हफ्ते पूरे नहीं हुए हैं। मैं अकबर साहब की इस बात से सहमत हूँ कि उनकी नीयत है, तो नीयत कैसे क्रियान्वित होती है उस पर हम बाद में जरूर चर्चा करेंगे। पर जहां तक गरीबी का सवाल है, हमें कहती हूँ 15 साल ये मुख्यमंत्री रहे गुजरात के। देश का आंकड़ा है कि अब गुजरात पे नहीं जाएंगे मैम, अब गुजरात पे नहीं जाएंगे, उससे बात बहुत आगे निकल गई है। नहीं, उससे बात बहुत आगे निकल गई है। अब तो देश का एजेंडा पेश किया जा रहा है, देश का एजेंडा पेश किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी बात मैं समझ गई। मतलब ही नहीं, आप जब वहाँ नहीं कर सके, हाँ, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 100 दिन महंगाई कम करने की बात तो आपने भी की थी। चलिए मैं एनसीपी के पास जाना चाहूंगी। नवाब मलिक साहब, क्या फर्क दिखता है? क्योंकि 100 दिन में महंगाई कम करने की बात आप लोगों की यूपीए सरकार ने भी की थी। वो 100 दिन बढ़ बढ़ के 5 साल में तब्दील हो गए। यूपीए को वोट आउट कर दिया गया, लेकिन महंगाई में कोई खास कमी देखने के लिए नहीं मिली। यहाँ पे सरकार कहती है हम न सिर्फ कम करेंगे बल्कि एक कंटिजेंसी प्लान भी तैयार है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए ऐसा है कि एमजे अकबर जी ने कहा कि जब तक बजट नहीं आता सरकार की नीयत उन्होंने रखी है, लेकिन उस पर अमल करने की कोई भी मंशा है कि नहीं, ये बजट बिना आए आप उसके ऊपर कोई बात नहीं कह सकते। यहाँ तक सवाल है महंगाई कम करने के लिए एक बैठक प्रधानमंत्री जी ने बुलाई। प्रधानमंत्री जी ने उस बैठक बुलाने के बाद उस पर कोई रिएक्टिव एक्शन नहीं दिखाया। अभी वो समझ रहे हैं, ठीक है, अभी हम ये मानते हैं कि समय इतना नहीं हुआ है कि उनके बारे में ज्यादा कुछ बोला जाए। ठीक है, वादा किया है, करेंगे, सपने दिखा रहे हैं। जब तक बजट नहीं आता इस सरकार की नीयत क्या है, किन वर्गों के लिए क्या करना चाहती है, जब तक साफ नहीं होगा शब्दों से खेलने का काम निश्चित रूप से होता रहेगा। ठीक है, लेकिन बजट प्रोविजन से पता चलेगा, उससे पता लगेगा कि इम्प्लीमेंटेशन इन सब चीजों का कहाँ कैसे होगा। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले अंसारी साहब, कम से कम अगर नीयत की बात करें तो यहाँ आप मानेंगे कि सरकार एक कम से कम ये संकेत दे रही है कि उन्हें पता है कि लोगों की कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं उनसे। देखिए, नियत का पता तो नीति से न चलता है। इनकी नीति क्या है, आर्थिक नीति क्या है, ये तो कहीं बता नहीं रहे हैं ना। एक संकेत दिया है कि रेल को ये पीपीपी मोड में ले जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को देंगे, तो यही नीति है। तो ये
ये तो बेरोजगारी बढ़ाने वाली, महंगाई और बढ़ाने वाली नीति है। ब्लैक मार्केटियर्स, होर्डर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे? ये कह रहे हैं कि हम 2022 तक देश में सारे मकान पक्के हो जाएंगे, उसमें बिजली देंगे, पानी देंगे, सड़क से उसको जोड़ देंगे। तो हम तो 6 महीना बाद, साल भर बाद पूछेंगे ना, अपोजिशन के नाते कर्तव्य है। हम 2012 तक इंतजार नहीं है, 6-7 महीने बाद ही आप कितने एक मकान रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा। और साथ ही एक अहम बात आपने कही, क्या रेलवे को निजीकरण की तरफ बढ़ाने की तैयारी में है सरकार? आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आई। एमजे अकबर साहब, एक सवाल उठ रहा है राष्ट्रपति अभिभाषण के बाद कि क्या रेलवे को लेकर सरकार निजीकरण की राह पर जाने की सोच रही है? देखिए, रेलवे बजट भी अभी जल्दी आने वाला है, मेन बजट के पहले ही। लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं कि हमारे देश को अगर प्रोग्रेस करना है और हमारे डेवलपमेंट को अगर हम तेजी से अगर बढ़ाना चाहें, तो देश का जो प्राइवेट सेक्टर है उसको आप उसकी बिल्कुल मौका देना पड़ेगा देश को आगे बढ़ाने के लिए। और आप जानते हैं कि एक जो सबसे बड़ा हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नेशनल इंडस्ट्रीज हैं उनको हम सरकार जो है अबैंडन कर देगी, वो नहीं बात है रही। लेकिन एक बात तो है जिस पे आप मैं समझता हूँ किसी को कोई बहस नहीं होगी कि अगर एक बहुत बड़ा रुकावट आया है देश के सामने है तो वो रेड टेप का रुकावट आया है। सरकार को रेड टेप फाइल्स में बांध दिया गया है। पिछले 10 साल में अगर सरकार के इंजन को बैलगाड़ी के रफ्तार पे चलाया गया तो इसलिए कि कमिटीज में आपने रेड टेप बांध के लोगों को, हिंदुस्तानियों को, प्राइवेट सेक्टर में हो, इंडिविजुअल हो, अकेला हो, एंटरप्रेन्योर हो, उसको मौका ही नहीं दिया आपने बनाने का। और जब तक हम हिंदुस्तान की एनर्जी और उसको दूर करने की जरूरत है। आपको लगता है उससे सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था में गति आएगी? नवाब मलिक साहब, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। सीधे नहीं कह रहे हैं एमजे अकबर साहब कि रेलवे में निजीकरण होगा या नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन की जरूरत है अगर आपको हालात सुधारने हैं, और एक एंटरप्रेन्योर को भी आपको कहीं ना कहीं हिम्मत देनी होगी, जिसके लिए जो रेड टेपिज्म है उसे हटाना जरूरी है। नहीं, ऐसा है, इसके पहले भी ममता जी हो या लालू जी हो, उन्होंने पीपीपी मॉडल को कहीं ना कहीं पहले भी हरी झंडी दी थी। प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से देश का विकास हो, इसके विरोध में ना कांग्रेस पार्टी है, न एनसीपी है, ना और कोई दल है। लेकिन किस तरह से, किन लोगों के हाथ में क्या देंगे आप और उसका क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी, जब तक चीजें सामने नहीं आती उसके ऊपर बोलना उचित नहीं होगा। लबाब इसका यही निकल रहा है नवाब मलिक साहब कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन रेलवे में आप अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैसे करेंगे, किस स्तर पर करेंगे? जब तक आपकी रेलवे को बचाकर पूरी तरह से रखा गया निजीकरण से, वो देखने वाली बात होगी। रीता बहुगुणा जोशी जी, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, आपको लगता है लेकिन इस सरकार के लिए चीजें करना थोड़ा ज्यादा आसान होगा? अब देखिए 33% आरक्षण की जो बात आज राष्ट्रपति अभिभाषण से सामने आई महिलाओं के लिए, आप लोगों के लिए वो कितना मुश्किल भरा रहा कि गठबंधन साथियों का दबाव है, यहां पर मोदी सरकार के ऊपर वो दबाव नहीं होगा? निश्चित रूप से आज हमने ट्वीट भी किया है और हमें खुशी है कि अभिभाषण में ये बात आई है, लेकिन नियत तो उनकी लग रही है। 333 उनके पास संख्या है, राज्यसभा में पड़ा है बिल। मैं समझती हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर सबसे पहले अपनी नियत का कहीं प्रदर्शन करना है तो महिला आरक्षण विधेयक को पारित करके इनको कर देना चाहिए, और अगर इसको नहीं करते तो इसके मतलब बाकी विषयों पे भी ये गंभीर नहीं है। जहां तक हमने प्राइवेटाइजेशन की बात की, मैंने भी आज ये नोटिस किया कि पब्लिक सेक्टर के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला गया। 100% FDI हम पढ़ रहे हैं कुछ दिनों से, रक्षा में लाने की, प्रोडक्शन में लाने की बात हो रही है, ऊर्जा में पूरा निजीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर में निजीकरण। जब ये सारा निजीकरण होगा तो कहीं ना कहीं महंगाई पर, मूल्यों पर इसका असर ठीक है। चलिए, वक्त मेरे पास कम है, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। अंसारी साहब, आपने जो सवाल पूछा था रेलवे में निजीकरण का, उसका जवाब मिला अंसारी साहब आपको? नहीं, देखिए, एमजे अकबर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है। लाल फीताशाही को सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि
इनके नेता जो हैं मोदी साहब, वो तो बार बार ब्यूरोक्रेसी को और स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ाने तो फिर की रेड बात कर टेपिज्म रहे हैं। कैसे जाएगा? तो ये तो अहम सवाल है। बढ़ाने वाली माफ बात कीजिएगा है। अंसारी साहब, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए बढ़ाने रोकना पड़ वाली रहा है। बात है। जाते जाते अकबर साहब इतना बताइए, इस एजेंडे का असर कब तक दिखना शुरू होगा सर? 2022 या 5 सालों तक तो लोग नहीं रुकेंगे, ना ही विपक्ष। जिस दिन नजर आएगा, मैं समझता हूं आप सबसे पहले इसको हमारे देश के सामने अपने टेलीविजन के माध्यम से लाएंगी, और वो दिन जैसे चलिए, आप नॉन कमिटल लग रहे हैं, इस पर कोई टाइमलाइन अभी देना नहीं चाहते, लेकिन नीयत की बात यहां पर हुई। अब नीति में वो कितना तब्दील होगा और ग्राउंड लेवल पर कितना दिखेगा, इसका सबको इंतजार आएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने की।